नमस्कार। मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना, आईना इंडिया। नमस्कार, मैं हूं एजेड मलिक। आप सुन रहे हैं सामाजिक आईना इंडिया की प्रस्तुति। आकाशवाणी के वार्ता कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हैं कानूनी सलाह। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग सिंह। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे असंगठित मजदूरों के कानूनी अधिकार के बारे में। जनाब अनुराग जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनुराग जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नवनिर्माण क्षेत्रों में असंगठित मजदूरों की संख्या अधिक होती जा रही है, जहां मजदूरों के 6-6 महीने तक अपने परिवार के साथ, वो भी ठेकेदारों के अधीन रहना पड़ता है। वह बहुत सी असुविधाओं से वंचित रहते हैं, जहां उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने समाधान के लिए, अपने कठिनाइयों के निदान के लिए वो जिस तरह की चुनौतियां का सामना करते हैं, उन चुनौतियों से सहजता के लिए वो क्या करें? क्या सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कानून बनाए हैं? आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें और हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि असंगठित मजदूरों की जो साइट पर रह कर के जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो है उनके परिवारों के बीमार पड़ जाना, उनके बच्चों का बीमार पड़ जाना। वैसी जगह पे न कोई डॉक्टर, न कोई अस्पताल, न दवाई की सुविधा। तो क्या सरकार वहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं चला सकती? या ऐसा कोई कानून है कि वहाँ पे इस तरह का सुविधा प्रदान किया गया है और लोग इसको जानते नहीं हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से श्रोताओं को बताएंगे। दूसरी बात, जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उन्हें, क्या असंगठित मजदूर हैं और 6-6 महीने जहाँ पे उन्हें रहना पड़ता है, वहाँ पर वो झुग्गियों में रहते हैं और वहाँ पे बारिश, आंधी, पानी, इन सारी चीज़ों को का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उनके साथ चुनौतियाँ होती हैं। वो ठेकेदार, उनको किसी ने अगर जगह रहने की दे दी तो ठीक है, वरना बेचारे परेशान रहते हैं। तो क्या सरकार से भी इनको किसी तरह की ऐसी सुविधा है या कानून इस तरह का बनाया गया है कि उनको सुविधा प्रदान की जाए, या मालिक की तरफ से, जो बिल्डिंग मालिक है, जो ठेकेदार को कोई ऐसी हिदायत दी गई हो? जी अनुराग साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो भारत में श्रमिक वर्ग है, और आपने जैसा कि पूछा असंगठित वर्ग जो है, तो उसमें जो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस वक्त 2023 में भारत सरकार ने संशोधन लाया है और अब जो अनस्किल्ड लेबर है उनको 653 रुपया हर रोज़ मिलेगा। जो सेमी स्किल्ड हैं उनको 723 रुपया रोज़ मिलेगा और जो स्किल्ड हैं उनको 793 रुपये रोज़ मिलेगा। अब जो सवाल आता है कि दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने एक वकील के तौर पे देखा है वो ये है कि जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं वो सबको एक साथ 100-200 की संख्या में अपने साथ उनको एम्प्लॉय करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं, और जब उनको पैसा देना होता है तो उनको वो किसी को 15, किसी को 16, किसी को 18, इस तरीके के छोटे छोटे वर्गों में करके बांट करके रखते हैं मास्टर रोल में। उनको एक साथ नहीं दिखाते। क्यों? पहली चीज़ इसलिए कि उनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो 20 लोगों से ज़्यादा के ऊपर बनता है वो बच जाए, जो हेल्थ के से रिलेटेड उनके बेनिफिट्स हैं, जो भी उनको फ़ायदे होने हैं, वो बच जाए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि कोई भी श्रमिक संगठन इनको कहीं पे भी जाके इनके लिए प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ी एक आपदा की बात है, समस्या है। जी, बहुत बड़ी समस्या है। लेबर यूनियन किसी के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले मजदूरों को ये जानना होगा कि आप जो काम करते हैं उसमें आपका जो सबसे पहले रुपया जो बनता है हर रोज़ का, उसको आप रोज़ लें, और अगर आपको नहीं मिलता है तो उसका हिसाब लें अपने ठेकेदार से या जो भी आदमी जिसके आप काम कर रहे हैं।
अगर आपका भत्ता रोज का नहीं मिल रहा है और अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप ये देखें कि 8 घंटा काम करने के बाद यदि आप ओवर टाइम कर रहे हैं यानी समय अवधि से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको उसका भी मुआवजा आपको मिलना चाहिए। उसके अलावा जो 4 दिन की छुट्टियां होती हैं जो जोड़ी जाती हैं, मतलब यदि 30 दिन काम करते हैं या 30 दिन का अगर महीना होता है तो उसमें 26 दिन काम करना होता है और 4 दिन और जोड़ा जाता है आपकी क्या तनख्वाह ये में। मैं एक सवाल इसमें मुझे अभी आ रहा है जहन में, ये असंगठित मजदूरों के लिए ये कानून क्या कुछ अलग है जो अन्य मजदूर हैं फैक्ट्री के या और भी तरह के मनरेगा जैसे हैं और बाल मजदूर हैं, ये सब कानून अलग अलग से हैं? देखिए, कानून दोनों अलग हैं, लेकिन इसमें जो कार्यान्वयन की बात आती है तो जितने भी लेबर लॉज हैं, जितने भी श्रमिक कानून हैं, ये लागू होता है फैक्ट्री मालिकों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो असंगठित वर्ग है उनके लिए कानून अलग हो जाएगा। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे तो वो गवर्न होते ही हैं, उनको मिलेगा ही। जो श्रमिक कानून है उनकी बाध्यता ज्यादा मालिकों के ऊपर है, ठेकेदारों के ऊपर है जो उनसे काम लेता है। और जो असंगठित वर्ग है इनको ये पता नहीं है, इनको लगता है कि चूंकि हम किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, किसी रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर रहे, हम डेली वेजर हैं, हम पीस मील वर्कर हैं, तो शायद इसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है, डिप्टी लेबर कमिश्नर से लेकर के लेबर सुपरिटेंडेंट से लेकर के आगे तक जो जाता है, वहाँ सारा मामला फंसता है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी इस बात की नहीं है कि कहाँ जाके शिकायत करें यदि उनके साथ कोई इस प्रकार का अन्याय होता है, किससे जाके गुहार लगाएं, कैसे करें। क्योंकि आदमी ये देखता है कि भाई 600-700 मिल गए तो आज का काम हो जाए, और नहीं तो फिर मैं क्या करूँ, 700 रुपये के लिए कहाँ जाके लड़ूँ। तो इस प्रकार की जो बेचारगी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? कोई भी मजदूर जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो सबसे पहले लेबर सुपरिटेंडेंट के यहाँ जाके अपनी अर्जी लगा सकता है कि साहब मैं फला जगह काम कर रहा था, मुझे इतना रुपया बताया गया और मुझे नहीं दिया जा रहा है। वकील साहब, भारत की आज़ादी के 73 साल भी बीत गए और लगभग 90% मजदूर आज भी असंगठित हैं और क्यू क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको सभी सामाजिक सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कानून है जो उनको उससे सुविधा मिल सके, उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके? देखिए, कानून बहुत सारे हैं, चाहे उनके मिनिमम वेज को लेके हो, उनके स्वास्थ्य को लेके हो, उनके संगठन को लेके हो, उनके असंगठित होने को लेके हो। लेकिन समस्या जो एक वकील के तौर पे मैं आपसे बांटना चाहूँगा वो ये होती है कि इन कानूनों का कार्यान्वयन कैसे हो। अगर मुझे कोई भी एक्ट है, बीडी वर्कर्स एक्ट, सिने वर्कर्स एक्ट है, माइंस एंड मिनरल वर्कर्स एक्ट है, बहुत से एक्ट्स हैं, तो कानून की कोई कमी नहीं है। हर जगह कानून बाध्यता है, कानून सबको बांधता है कि इनको इस प्रकार का यदि कोई श्रमिक होगा तो आप उसके साथ कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, सारी चीज़ें हैं। हम फिर अपनी बात को दोहराना चाहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है एक मजदूर के लिए ये लड़ाई जो वो शाम को सोचता है कि क्या मैं अपने आज को जो मुझे 700 रुपया नहीं मिला है मैं इसकी लड़ाई लड़ूं, या अगले दिन मुझे 700 रुपये फिर कमाना है, मैं कहाँ जाऊं। कि समस्या इस बात का नहीं है कि किसी मजदूर को आज की तारीख में इतना ज़्यादा हर चीज़ का फैलाव है, मजदूरों को ये पता है कि हम किससे जाके शिकायत करें तो हमारे साथ हमको मदद हो सकती है, लेकिन परिस्थिति उस मजदूर के लिए इतनी कष्टप्रद है, इतनी तकलीफ देह है कि वो हर रोज़ की अपनी रोज़गार को सोचे या मुकदमा लड़ने की सोचे। क्यों? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत लचर है। मान लीजिए कोई मजदूर किसी भी प्रकार से उसने शिकायत की, डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ उसको अवार्ड भी मिल गया कि चलो भाई आपको इतना हम कॉम्पनसेशन देते हैं। उसके बाद समस्या आती है कि अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो। अब मेरे हाथ में जजमेंट तो कोर्ट का आ गया, अब मैं इसमें को पैसे में कैसे तब्दील करूं? तो फिर वो जाता है एसडीएम साहब के यहाँ। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब काम से इतने ज़्यादा वो लदे रहते हैं कि एग्जीक्यूशन उनको समय पर करना, जो भी 30 दिन 45 दिन का प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर वो नहीं कर पाते हैं। इट बिकम्स अ इम्पॉसिबिलिटी, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो मजदूर वहाँ जाके दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने शिकायत जो मुझे नहीं करने में दिक्कत हुई मैंने कर ली, मुझे जो बहुत मुश्किल से मिलता वो जजमेंट, वो ऑर्डर भी मुझको मिल गया, अब मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, फल नहीं मिल रहे हैं मुझे उस पूरी प्रक्रिया के जो पेन मैंने सहा, तो वो कैसे करे। जबकि केंद्र सरकार ने हमारे जी 29 ऐसे कानून बना दिए हैं जी लेबर के लिए, जी
जो उनको कहीं भी राज्य सरकार उस कानून के तहत उनके समस्याओं का समाधान करने का उनको निर्देश है, जी। बावजूद क्यों डरते हैं वो? डरते इसलिए हैं क्योंकि लेबर की उपलब्धता इतनी ज़्यादा है, मजदूर की उपलब्धता इतनी ज़्यादा है, हर आदमी ये सोचता है कि ये अगर झंझट कर रहा है तो इसको हटाओ, दूसरे को लेके आओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे को लेके आओ। और मान लीजिए कोई ठेकेदार आप रखते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लेके आता है आपके आगे कि आज भाई इस साइट पर 10 लोगों की ज़रूरत है, इस साइट पे 20 लोगों की ज़रूरत है, तो वो पहले ही तय कर लेगा कि भाई देखो तुमको 700 रुपया मिलेगा, 650 रुपया मिलेगा या 800 रुपया मिलेगा, इसमें मुझे तुमसे इतना हिस्सा चाहिए। तो समस्या ये है कि कोई भी कानून कितना भी मजबूत हो, कितना भी सर, स्ट्रिक्ट हो, इसमें बाल मजदूर का भी है। बाल मजदूर आप आजमगढ़ जाइए, अपना बनारस और जहाँ पे वो कारपेट उद्योग है, बनारसी साड़ी उद्योग है, इन सब जगहों पर बाल मजदूर सबसे ज़्यादा है। और फिरोज़ाबाद में जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ बाल मजदूरी होती है, आज तक हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाल मजदूर प्रोहिबिट नहीं करता है, हजार्डस सेक्टर में काम नहीं करा सकते हैं। अब चूड़ी उद्योग सबसे हजार्डस है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी बाल बच्चे काम करते हैं। जो कालीन उद्योग है उसमें बच्चों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है काम करते हुए, उस पर कहीं कोई सब कानून है लेकिन कार्यान्वयन कहीं नहीं है। तो मेरा जो कहना होगा आपसे एज अ लॉयर, एज अ वकील, कि आप हमेशा कार्यान्वयन वाले पक्ष को भी देखें कि क्या हमारी सरकार ने इतनी सुविधाएं बना दी हैं जिससे कार्यान्वयन हो सकता है। तो इसमें चूंकि हम लोग 150 करोड़ की जमात है, तो इसमें निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे कार्यान्वयन हो जो कानून है उनका। अब जैसे कुछ कानून मैं आपको बताऊं, अप्रेंटिस एक्ट, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड, बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर सेस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड सर्विसेज एक्ट, बॉन्डेड लेबर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, इस तरीके से तमाम एक्ट एनैक्टमेंट्स हैं। जैसे आज शहर में हम रहते हैं, यहाँ हर बिल्डर को एक सेस देना होता है लेबर के लिए, वो कानून है, लेकिन क्या वो देता है ये लेबर को तो पता नहीं है। तो इसका पता कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। सरकार में कौन लगाएंगे? जो उनके लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं। क्या वो इस चीज़ को इफेक्टिवली कर रहे हैं? तो इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है कि हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम सामाजिक रूप से हमको इंडिविजुअली निभाना पड़ेगा। केवल सरकार पर डिपेंड ना हो, केवल हम लेबर कमिश्नर पर डिपेंड ना हो, केवल हम ठेकेदार पर डिपेंड ना हो, हम एज ए इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए हम अपने घर काम कराते हैं, जो हमारे यहाँ काम करती हैं दाई या इस प्रकार का जो डोमेस्टिक हेल्प जिनको कहते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि क्या हम 600 650 रुपया उनको हर रोज़ दे रहे हैं दिन भर रुकने का। वकील साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है हमारे पास कि आज जो असंगठित मजदूर हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं जी इन सभी की समस्या डिफरेंट अलग अलग है। जी फिर इनके अधिकार की बात आती है, हम तो बात कर रहे हैं उनके अधिकार पे। जी जी जो जी असल अधिकार जो उनका है उन तक नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है। फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 का है। 1855 का फेटल एक्सीडेंट एक्ट है कि यदि कोई फेटल एक्सीडेंट होता है तो उस पर मुआवजा बनेगा, नौकरी देनी है, तमाम तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो कानूनी रूप से हमारे देश में कहीं भी कोई कमी नहीं है, कानून पर्याप्त हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कानून पर्याप्त हैं, चाहे मजदूर हो, बच्चे हों, औरतें हों या कोई और वर्ग जो काम करता हो, सबके लिए कानून पर्याप्त है। सबके लिए प्रावधान भी है कि कितना कम से कम रुपया हर रोज़ मिलना चाहिए। अभी 23 में सरकार ने संशोधन लेके आया है। तो मेरे ख्याल से जो अभी सबसे अच्छी बात जो इस समय है कि 2023 में लगभग 15 गुना 14 गुना सब बढ़ गया है। तो कम से कम अब ये सरकार को भी लगा कि नहीं, 17 से 22,000 21,000 रुपये के बीच में यदि मजदूर वर्ग को मिलेगा तो उसका जीवन यापन बेहतर हो सकता है। और इसके अलावा आपका स्वास्थ्य, उसके लिए भी प्रावधान है। आपका ईपीएफ जो होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वो होता है ताकि आप भविष्य की निधि आपकी जो है उसमें जमा होती है। उस पर भी देखना होगा कि क्या वो निधि, यदि जो काम चल रहा है वो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम जो विषय हमारा है असंगठित मजदूर, तो असंगठित मजदूर वर्ग के सारे अधिकार हैं जो संगठित मजदूरों के लिए हैं। दोनों के अधिकारों में कोई फर्क नहीं है। इस अच्छा, चीज़ को दोनों का अधिकार बिल्कुल समान है। आप संवैधानिक रूप से आप एक नागरिक हैं, सबके पास अधिकार समान है, स्वरूप अलग अलग है। अब मान लीजिए हम 20
लोगों से कम में काम करते हैं, किसी असंगठित वर्ग में हम कहीं काम कर रहे हैं, मिठाई की दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अब वहाँ अगर 20 से कम है तो उसमें ईपीएफ कंट्रीब्यूशन तो जाएगा नहीं, है ना। ठीक है। लेकिन 20 से ऊपर होगा तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इसको ये न समझा जाए कि ये कानून असमान है, चूंकि आपकी उतनी संख्या नहीं है इसलिए आपको ईपीएफ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की दिक्कतें हैं। कानून बिल्कुल भी फर्क नहीं करता दोनों में, बस सुविधाएं घटतियां बढ़ती रहती हैं कि असंगठित होंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर आप संगठित हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसा कि अभी आपको बताया कि ये संगठित मजदूर जो है हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, और उनके साथ में जो समस्या खड़ी हो जाती है जी कि सैलरी की बात जी आती है या जी छुट्टियों की बात आती है, छुट्टियां जब लेनी होती है, छुट्टी पर जाना होता है तो उनको, या फिर उनके साथ में ये होता है कि हम दूसरी जगह काम करना है, जी 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 तो मालिक उनके पैसे को काट लेता है। वैसे में उनका क्या अधिकार है और क्या उनको करना चाहिए, देखिए, सबसे बड़ी उसका समाधान क्या जो है? दिक्कत है वो ये नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। मगर यदि फैक्ट्री मालिक ये चाहता है कि मैं शोषण करूं अपने मजदूर का, तो वो नए नए तरीके निकालता है। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है, एचआर, तो एचआर का काम होता है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी चीज़ें देखना, वो कैसे एम्प्लॉय होंगे, टर्म्स क्या होंगे, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, मेडिकल लीव कैसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिन पर उनको ध्यान देना होता है। अब फ़र्ज़ करिए कि कोई नया मज़दूर है, उसने किसी फैक्ट्री में ज्वाइन किया। जब आया था वो अनस्किल्ड था, काम करता रहा 6 महीने 8 महीने में, वो जहाँ पे भी आईटीआई या कहीं से भी डिग्री ली हो, कोई भी उसने क्वालिफिकेशन एक्वायर किया हो, वो सेमी स्किल्ड हो गया या स्किल्ड हो गया, आगे बढ़ गया। अब बारी आती है कि भाई अब मैं ये फैक्ट्री छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ कहीं और। तो रूटीन में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स होता है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होता है, उसमें 1 से 3 महीने की सैलरी की बात होती है कि अगर आप छोड़ेंगे कंपनी तो आप नोटिस देंगे फैक्ट्री को कि आप 1 महीने में छोड़ सकते हैं, 2 महीने में छोड़ सकते हैं, 3 महीने में छोड़ सकते हैं। अब नॉर्मल ये है कि भाई आप कहीं नई जगह जॉब लेने जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई आप अभी ज्वाइन करिए, तो मालूम हुआ कि वो मजदूर जाना है तो उसको 3 महीने की उसकी सैलरी चलेगी, प्लस जो अदर बेनिफिट होती है ग्रेजुइटी का, ईपीएफ का, ये सब भी चला जाता है कई बार। या इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है, पाया गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता लेबर डिपार्टमेंट का, वो ये कि सैलरी डे जो है वो फिक्स्ड नहीं है। आखिरी दिन होना चाहिए 30 तारीख, 31 तारीख, जो भी आखिरी दिन होता है उस महीने का, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि सैलरी डे कई बार 10 तारीख होती है, 12 तारीख होती है, 15 तारीख होती है। तो जिसके पीछे मंशा जो साफ झलकती है कि मुझे इस मजदूर की सैलरी 15 दिन नहीं देना है मुझको, वो पॉकेट कर लेते हैं उसको। तो ये शोषण के अलग अलग तरीके जो हैं फैक्ट्रीज में रहते हैं, ये हैं, ये एग्जिस्ट होते हैं। ये तो सही है कि वो शोषण करने के लिए तो अपने अपने तरीके अलग निकालते हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? यदि ऐसा होता है तो आप शिकायत तो करें जो रेलिवेंट अथॉरिटी है। उनके लिए आपका क्या सुझाव है, वो कहाँ जाएं? देखिए, जो फैक्ट्री है, जो नियमित सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर है, वहाँ तो आपका ट्रेड यूनियन है, आप अपनी शिकायत वहाँ लॉन्च करेंगे, वो आपके केस को टेकअप करते हैं और फॉलो करते हैं। तो उसमें इनवेरिएबली ये देखा गया है कि कई बार उनको समाधान मिल भी जाता है, कई बार समाधान नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है जो असंगठित लोग हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तो कोई है नहीं। तो वहाँ यही सबसे बड़ी समस्या है और इसका हमको लगता है सामाजिक हल ढूंढना पड़ेगा। कानून के पास इसका हल इस समय कागजी रूप में देखा जाए तो है, व्यवहारिक रूप में मुझसे पूछिए तो मेरे हिसाब से नहीं है। फिर आप उसका कुछ सुझाव बताएं हम कि जैसे आप लोग हैं, कैसे। वकील हैं हम लोग, हमारे पास आते हैं मजदूर जो असंगठित वर्ग के हैं, फिर हम उनके लिए केस भी करते हैं। अब कई बार ऐसे मजदूर भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं, जिनके क्या पास वकील सुविधा नहीं साहब, है। आप लोग का कोई ऐसा संगठन भी है जो मजदूरों के लिए, मजदूर के हित में काम करते हों ऐसे? देखिए, उनको संगठन तो बहुत हैं, बहुत बहुत तरीके के हैं, वो काम करते हैं। सरकार ने भी लीगल एड का प्रावधान कर रखा है, और हम जैसे जो वकील हैं वो लोग इन लोगों का केस, आप लेबर्स का केस फ्री में करते हैं, बिना किसी पैसे के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, उपलब्धता कम है, समस्या यहाँ है। तो ऐसा भी है, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रावधान जी है, बिल्कुल। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल लीगल एड, आपको कोई पैसा नहीं देना, पैसा आप नहीं वकील देना। नहीं कर सकते, आप जाके हायर कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। लेकिन समय अवधि इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने राइट्स को चेज करने में, अपने अधिकारों के की मांग करने में, तो वो मजदूर के पास उतना समय नहीं होता कि वो 2 साल 4 साल का स्ट्रगल कर सके, उस उतने दिन तक वो झिझकते हुए अपनी चीज़ों को फॉलो कर सके। इस वजह से जो असंगठित मजदूर है वो हमेशा दिक्कत में रहता है।
श्रम संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय के इनको कोई जानकारी नहीं है, जी खास के मजदूरों में। जी तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि किसी फैक्ट्री में जाकर के अपना परिचय बताएं कि भाई किसी तरह का दिक्कत आती है आप लोगों तो हम लोग आपके साथ हैं? जैसे आपको बताऊं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हाँ। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है हमारे संविधान द्वारा दिया हुआ, और उसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 19 कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके अपना रोजी रोजगार आप कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो जो मेरी समझ है उस हिसाब से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन दोनों के तहत आप देखेंगे तो आपके पास तमाम हकूक हैं, अधिकार हैं, जिनसे आप अपने आप को आजीविका अपनी कमा सकते हैं। हम इस पर और ज़्यादा चर्चा न करते हुए जी आपसे इतना जानना चाहेंगे कि इस वक्त मजदूरों को, असंगठित मजदूरों को और जो फैक्ट्री मजदूर हैं, इनको क्या आप सुझाव देंगे? एक आखिरी सवाल है। अपनी अधिकार है, बात वो को कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए। जो भी सरकारी अधिकारी आपको दिखाई पड़े, चाहे पुलिस हो, लेबर का ऑफिसर का हो, कहीं का भी हो, आप उसके आगे जाके अपनी शिकायत लगाइए और उसको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि मुझे, अगर पुलिस वाला है तो उसको कहिए कि मुझे लेबर कमिश्नर के यहाँ भेजो, मुझे मेरी मदद करो। अगर गुहार नहीं लगाएंगे, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मांगना पड़ेगा हमारे मजदूर भाइयों को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सिंह साहब। इसके साथ आज का कानूनी सलाह कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारा आज का विषय था श्रमिकों के अधिकार। इस पे चर्चा कर रहे थे अधिवक्ता अनुराग सिंह। इसके साथ ही कानूनी सलाह कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।